लगता है कि इस वक्त अगर सबसे अच्छा कोई लिख रहा है तो वो स्त्री रचनाकार लिख रहा है, फिक्शन में तो खास तौर से। तो एक बात बताइए कि ये बात भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और कि क्या स्त्री समस्या के ऊपर स्त्रियां ही बेहतर ढंग से लिख सकती हैं, कि या पुरुष जो लेखक, सचेत लेखक हैं, उनके साथ ऐसा तो कोई विभाजन नहीं किया जा सकता कि स्त्री ही लिख सकती है। जैसा दलित के बारे में भी ये सोच है ना कि दलितों के बारे में एक दलित ही बेहतर ढंग से सोच सकता है, लिख सकता है। उस यथार्थ को प्रेमचंद के ज़माने से लेकर के आज तक ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने उनके पक्ष में बहुत अच्छा लिखा है। तो कुल मिलाकर के जो हम एक लोकतांत्रिक सोच का विकास करेंगे अपने भीतर, तो इस मानसिकता से, इस सोच से उभर के आएंगे, और ये फर्क मिट जाएगा, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। जो पीड़ित है, जिसके प्रति सामाजिक न्याय के बारे में बात करनी है, वो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, दलित हो, कोई भी हो, तो उस पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। और पीड़ित के पक्ष में भी पहले पीड़ित ही खड़े होंगे और ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा शिद्दत से वही बात कर पाएंगे। ये भी उतना ही सच है, लेकिन ये कोई बंधन नहीं है। ये जो अच्छा व्यापक सोच रखता है, विवेकशील सोच रखता है, वो इस सोच से उबर करके। और मेरी कविता है खाली हाथों रो खेल, खाली हाथों का खेल। हाँ, मैं समझ जाता हूँ, थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ राजस्थानी ऐसी बात। तो मनुष्य के हाथ में अब तो राजनीति भी एक तरह का खेल हो गई है। तो इस खाली हाथों से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक थोड़ी व्यंजनात्मक है। तो ये कविता है। वारा हाथा में की नी हो, नी पेटई कोई अचू की बात, वही दीख तो स्वरूप निबली देही रो, वही निर्भय ने ठाव जो नाडीरी पाड़ा में दरिया, आभे में उड़ता पंखेरु रोपन, वही ऊंटावड़ बेहून बनो उनियारो। ये एक कॉमन मैन का, एक आम आदमी का स्वरूप जैसे मैंने कोशिश की है खड़ा करने की, कि उनके हाथों में कुछ नहीं था। उनके न तो कोई विचित्र बात थी, न कोई ऐसा कोई अलग थी। सामान्य से लोग थे और वो खेल में शामिल हो रहे। नी रहो कदई कोई कर्तव्य दिखावन रो कोड, कोई कर्तव्य नहीं दिखाना था उनको कि हम ये करके दिखा देंगे। जब उलट पलट गई हो सारी कायनात, हवा के शोर में डूबी भयातुर चिड़ियों की चहकार, कौन जाने कितने पेड़ बच रहे होंगे, कितने परिंदे रहे होंगे सलामत, कितनी झाड़ियां, प्रजातियां कौन कौन सी शेष रह गई होंगी इस अशांत बियाबान में। सूक्ष्म जीव जंतुओं की नियति को यदि छोड़ भी दिया जाए उन्हीं के हाल पर, तब भी अमीर संवारने को बहुत कुछ बच गए होंगे संभावित जीवन के अवशेष इस तूफान में। आज हमारे स्टूडियो में मेरे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं हिंदी और राजस्थानी के दोनों भाषाओं के चर्चित, प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साहित्यकार। ये साहित्य की ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें इनका नाम चर्चित ना हुआ हो। जैसे कि इन्होंने कविताएं लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, उपन्यास, समीक्षा, वर्तमान मीडिया पर, पर्यावरण पर आदि पर इन्होंने पुस्तकें लिखी हुई हैं। और मैं देख रहा था कि जितना इन्होंने राजस्थानी भाषा में लिखा है, और लगभग उतना ही और शायद उससे ज्यादा ही इन्होंने हिंदी भाषा में भी लिखा है, यानी कि दोनों भाषाओं में इनको महारत है। राजस्थानी में इनके दो कविता संग्रह है, अंधार पख, आमे अंधार, अंधारों, आगे अंधारों, आगे अंधारों, और आलोचना का एक है दौर अर दायरा। ये आलोचना की पुस्तक है।
हाँ, दौर और दायरो। और उपन्यास है इनका सामी खुलतो मारक। मारे। हाँ, बदलती सरगम। सरगम, ये कहानी संग्रह है इनका। ये जी। और हिंदी में इनका है झील पर हावी रात, हरी धूप का सपना, आदिम बस्तियों के बीच, ये इनका कविता संग्रह है। आपसदारी और आवाजों के आसपास ये कहानी संग्रह है। संवाद निरंतर, ये संवादों का यानी इंटरव्यू वगैरह जो आपने लिए होंगे, इस पर बातचीत हम करेंगे, उसका संग्रह है ये। जी। फिर आलोचना की का एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है आलोचना की, साहित्य परंपरा और नया रचनाकार। इस पर तो हमें इनसे बात भी करनी है आज। जी। संस्कृति, जनसंचार और बाजार, मीडिया पर निबंधों का संग्रह है। और ये एक पत्रिका जो है वो उसका संपादन भी इन्होंने किया है, राजस्थानी पत्रिका हरावल। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। मैं थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूं तक, क्योंकि बाकी तो हम बातचीत करेंगे ही, उसमें आ जाएंगे। जी। हाँ, जैसे राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा इनको नरोत्तम स्वामी गद्य पुरस्कार मिला हुआ है। मारवाड़ी सम्मेलन मुंबई द्वारा सर्वोत्तम साहित्य पुरस्कार, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूरदर्शन विशिष्ट सेवा पुरस्कार, के बिरला फाउंडेशन से बिहारी पुरस्कार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार। और नंद भारद्वाज जी जो है वो रचना कर्म के साथ साथ इन्होंने आकाशवाणी में और दूरदर्शन में भी काम किया है, और ये दूरदर्शन के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, और अब आजकल फुल टाइम साहित्य रचनाएं हैं। दूरदर्शन का महानिदेशक नहीं, सीनियर डायरेक्टर, वरिष्ठ निदेशक रहा हूँ, और हाँ। दिल्ली केंद्र पे भी DD1 में भी काम किया, सब सारे चैनल्स पर। हाँ, आपको दूरदर्शन का भी एक वो शायद क्लासिकल म्यूजिक के लिए शायद आपको पुरस्कार भी मिला हुआ है ना, सम्मान उसका। जी, वो क्लासिकल नहीं, वो इंडियन क्लासिक्स पे जो भारतीय भाषाओं की कालजयी कृतियां हैं, उस श्रृंखला को मैंने बनवाया था। अच्छा। तो नंद जी, पहले तो मैं अपने दोस्तों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यहाँ पर, और आप आपसे थोड़ा बातचीत करेंगे। वो हम लोग थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी देर हो चुकी है। हाँ, देर हो गई। हाँ, नहीं, वो उससे कोई खास नहीं। मैं ये देख रहा था कि आपकी जो पुस्तकें हैं, इसके अलावा जिनका जिक्र मैंने जो किया है, वो कई, और जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट से आपकी किताब जो है राजस्थानी में छपी है, जी, है ना? और उसके बाद 3 BC पार करके छपी है, मैंने एडिट किए हैं, कुछ साहित्य अकादमी ने भी करवाया, कुछ नेशनल बुक ट्रस्ट ने करवाया, ऐसे एडिट के काम मुझसे किताबों के करवाए थे, तो वो मैंने संकलन तैयार किए। अच्छा, रेत पर नंगे पांव, ये भी आपका संपादन वाला कार्य? रेत पर नंगे पांव ये राजस्थान साहित्य अकादमी ने मुझसे तैयार करवाया। हाँ। और उसके बाद से कहानियों का संकलन जो 3 BC पार, जी, ये भी आपका जो है वो संपादन का ही, मतलब आपके संपादन में ये सब निकला हुआ है? ये सब निकला जी। हाँ, और जैसे यात्रा और पड़ाव का ये संपादन जो है, ये काव्य संकलन है राजस्थानी कविताओं का। जी, ये साहित्य अकादमी, केंद्रीय साहित्य अकादमी ने ये काम करवाया मुझसे। अच्छा, तो इस तरह से आपने जो है वो, और अनुवाद भी आपने किया है, जैसे साहित्य आलोचना आधार प्रेम, वो आधार मैंने अल्बेर कामू का एक नॉवेल था जिसको आउटसाइडर, जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी मैंने अनुवाद किया राजस्थानी में। अच्छा, अब आप जरा थोड़ा आपसे बातचीत करते हैं आपके बारे में, जरा लोगों को लोग जानना भी चाहेंगे काफी डिटेल में। आप ये बताइए नंद जी की आप जो है वो साहित्य और संस्कृति, मैंने कहीं पढ़ा था आप संस्कृति कर्मी भी हैं,
तो पहले जी। तो आप ये बताइए कि संस्कृति कर्म से मतलब क्या है, मतलब मंच वगैरह से, या जैसे किस विधा से संस्कृति कर्मी, मतलब आपने किस मतलब से आपने जोड़ा था अपने को? संस्कृति एक बड़ा टर्म है जिसमें सारे फाइन आर्ट्स भी आते हैं, म्यूजिक और ये भी आती है, जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो भी आती हैं, और मीडिया भी आता है। तो ये सब मिला करके मीडिया की जब हम बात करते हैं तो एक तो पारंपरिक मीडिया है जो लोक से ताल्लुक रखता है, वो भी मीडिया का ही हिस्सा है। उसके बाद में आज आधुनिक मीडिया के दौर में हम आए हैं, रंगमंच है। रंगमंच से पहले लोक नाट्य वगैरह रहे हैं। तो चूंकि साहित्य और संस्कृति एक कॉमन क्षेत्र रहा है मेरा काम करने का, एक तो मीडिया में काम करने की वजह से अपने आप ही दूसरे उस क्षेत्र में काम करना पड़ा। तो ये जो चाहे रंगमंच के क्षेत्र में काम किया या फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में काम किया, म्यूजिक के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोक संगीत वगैरह में मेरी दिलचस्पी रही, उस पर लिखा भी। तो ये इस तरह से ब्रॉडली इसको एक संस्कृति के टर्म में हम लेते हैं। अच्छा साहित्य अच्छा। भी उसका हिस्सा ही है, लेकिन एक तो सिर्फ लेखक होता है, सिर्फ साहित्य में काम करता है, और एक दूसरा उन तमाम दूसरे जो फॉर्म है, जो कला रूप हैं, उनमें भी काम करते हैं। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि हमने संस्कृति के फील्ड में काम किया। अच्छा ये बताइए कि जैसे थोड़ा मेरे दिमाग में भी ये सवाल है जी। कि आप मीडिया में मतलब आप पहले गए, या पहले आपने रचना कर्म में आप पहले से थे? पहले रचना कर्म में ही आया। मैं 69-70 में जब एमए में था, तब मैं लिखना पढ़ना शुरू हो चुका था, और उसी दौरान में चीजें छपने लग गई थी। रेडियो और दूरदर्शन में तो 70-71 के बाद में आया हूं मैं, और फाइनली एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव यूपीएससी से सेलेक्ट होके 75 में आया। उससे पहले तो पत्रकारिता और इसी फील्ड में काम करता रहा। एक डेली पेपर का भी साल भर सब एडिटर रहा। इसी तरह से जो एक राजस्थानी की साहित्यिक पत्रिका थी हरावल, ये बम्बई से निकलती थी, सत्यप्रकाश जी जोशी थे राजस्थानी के सीनियर पोइट, वो निकालते थे। फिर उन्होंने मुझसे मदद दी क्योंकि वो कहीं और व्यस्त हो गए थे, तो उन्होंने ये जिम्मे मेरे दे दी कि तो इस पत्रिका को निकाल। तो फिर मैंने 3 साल करीब उस पत्रिका को निकाला। मैं उसको पहले बम्बई से निकलती थी, मैं उसको जोधपुर ले आया, वहां में पीएचडी कर रहा था जोधपुर विश्वविद्यालय में डॉक्टर नामवर सिंह के निर्देशन में। तो उस दौरान में ये 3 साल पत्रिका निकाली। इसी दौरान में यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ तो रेडियो में एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव शामिल हो गया। तो फिर तो कहीं हम्म। और जगह काम कर नहीं सकते, फिर तो आप उसी के सरकारी सेवा में आ जाते हैं। तो ये बैकग्राउंड रहा। तो जैसे मैंने आप बता रहे थे कि जब आप पढ़ रहे थे तो आपने मतलब लिखना शुरू करी, तो पहले कविताएं जी। लिखी कि कहानियां लिखी, कि आपने पहले राजस्थानी कविताएं, भाषा में पहले लिखा कि पहले हिंदी भाषा में लिखा? पहले तो राजस्थानी में ही लिखा, क्योंकि एक्चुअली मैं, जो मेरा बर्थ प्लेस है वो बाड़मेर है, तो एकदम पाकिस्तान बार। बॉर्डर के नज़दीक वाला जो एरिया है, रेगिस्तान वाला। तो वहीं से मैंने बीए किया था, और म्यूजिक में मेरी बहुत रुचि थी। तो मैं थोड़ा संगीत में रुचि होने के कारण जो औरों की गजलें या गीत गाता था, तो मुझे मतलब लगा कि कुछ चीजें मैं अपनी भी लिखने लगा, उनको गाने भी लगा। तो पहले छंद में लिखता था। बाद में फिर जब एमए में जयपुर में आया, तो थोड़ा नई कविता से संपर्क बढ़ा। अच्छे हमारे टीचर्स थे जिनसे अच्छी गाइडेंस मिली, नए लोगों को पढ़ा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये जो छंद है ये आपकी अभिव्यक्ति को बांधता है। आपको अगर मुक्त रह करके और अपनी ठीक से बात पर अगर वजन देना है, तो आपको फ्री वर्स में आना पड़ेगा। तो तब से मैंने, आप समझिए 71-72 के बाद से मेरी सारी कविताएं फ्री वर्स की कविताएं हैं। उसी दौरान में गोष्ठियों में भी पढ़ता था और कविता पत्रिकाओं में भी छपती थी। 75 में जब रेडियो में आया, तब तक तो मैं अच्छी खासी, मतलब देश की जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं थी उन सब में मेरी कविताएं वगैरह, पहल में मेरी बहुत अच्छी कविता छपी थी उन दिनों। पहल के 3 से 4 अंक पर ज्ञान रंजन जी निकालते थे। उसके बाद भी फिर और दूसरी जो साहित्यिक पत्रिकाएं थी उनमें भी छपता रहा। लेख भी लिखे, तो जैसे धर्मयोग वगैरह में मैंने आर्ट पर लेख लिखे। धर्मवीर भारती जी मुझसे चाहते थे कि इस फाइन आर्ट वाले कॉलम को मैं कंटिन्यू करूं, लेकिन 2-3 लिखने के बाद में फिर मैंने उस तरफ ज्यादा वजन नहीं दिया। फिर मैं
लेखन की तरफ ही आ गया, और कहानियां भी लिखी, कविताएं भी लिखी। ये लगभग साथ साथ, लेकिन आप सही कह रहे हैं, शुरुआत मेरी कविता से ही हुई। अच्छा, मतलब कविताएं पहले आपने शुरू की और फिर कहानियों की तरफ जैसे मतलब कि हालांकि ये तो स्वाभाविक है, जब लेखक बहुत सारी चीजें व्यक्त करना चाहता है तो वो अन्य विधाओं में भी एक्चुअली एक एक तो कारण क्या रहा कि मैंने फिक्शन ज्यादा पढ़ा जब मैं एमए में पढ़ता था, या उससे पहले भी। उस वक्त आपको याद होगा, एक हिंद पॉकेट बुक्स की घरेलू लाइब्रेरी योजना चलती थी। तो जी जी उसमें मैं बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर ली थी, और सारे क्लासिक जो जो है वो, चाहे रविंद्रनाथ टैगोर थे, शरद चंद्र थे, या अमृता प्रीतम थे, इन सब की जो क्लासिक राइटर्स की, मतलब औरों की पॉपुलर वाले तो थे ही थे, लेकिन इन सब की किताबें पढ़ने से थोड़ा एक मानसिक विकास हुआ, और लगा कि ये स्तरीय साहित्य है, इसे पढ़ना चाहिए। फिर कुछ अच्छे टीचर भी रहे मेरे बीए में या एमए में, जिन्होंने काफी थोड़ा गाइड किया, तो थोड़ा साहित्य में संजीदगी से काम करने का मन बना। फिर 71-72 में एमए करने के बाद तो फिर मैं पूरी तरह से एक लेखन के क्षेत्र में संजीदगी से लिया उसको। कोई ये नहीं कि मुझे कोई लेखक बनना है, लेकिन लेखन जरूरी है। लेखन के माध्यम से ही आप अपने को ठीक से व्यक्त कर सकते हैं, और अपने को ही नहीं बल्कि अपने समय को व्यक्त कर सकते अच्छा, मैं देख रहा था कि आपने उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि उसमें राजस्थानी भाषा में हैं। जी। हिंदी में भी आपने कोई उपन्यास लिखा है अभी? हिंदी में उपन्यास अभी नहीं लिखा, एक अभी चल रहा है, मेरा लेखन की प्रक्रिया में है। लेकिन उसका, जैसे ये जो राजस्थानी वाला है, इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने ही किया, वो हो चुका है। इसके अलावा मतलब उपन्यास तो ये बात, कहानियां मेरी हिंदी में राजस्थानी में दोनों में हैं। हिंदी में भी 2 कहानी संग्रह हैं, आपसदारी और आवाजों के आसपास। और ये कहानियां सारी सारी जो राष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं उन सब में आती रही हैं, चाहे ज्ञानोदय वगैरह में, या जो साहित्य अकेडमी की पत्रिका है, समकालीन भारतीय साहित्य वगैरह में, और भी दूसरी पत्रिकाओं में। कम लिखता हूँ, लेकिन जहाँ जरूरत महसूस करता हूँ वो उस विधा को अपनाता हूँ। देखिए, राजस्थान के बारे में जो हम लोग जानते हैं, मतलब जो मैं जानता हूँ, हम लोगों को तो नहीं कह सकते, मैं जो जानता हूँ उसमें यह है कि राजस्थान की जमीन जो है वो कला और संस्कृति की जमीन है, और उसमें नृत्य और जो चित्रकारिता और किस्सा गोई, लोक लोक कथाएं और प्रेम की जमीन है। जी। तो जैसे आपकी रचनाओं में जो आप जो कहानियां और कविताएं या उपन्यास जो आप लिखते हैं, इसमें प्रेम का जिक्र आता है बीच में कि बाकी सारी चीजों का आता है, प्रेम का नहीं आता? प्रेम को जरा हम बड़े ब्रॉड टर्म में लें, पूरे मानव जाति से प्रेम भी प्रेम ही होता है, प्रकृति से प्रेम भी प्रेम होता है, किसी आपके प्रिय से प्रेम भी प्रेम के ही अर्थ में आता है। तो जहाँ आप अपनी संस्कृति, अपने जीवन से प्रेम करते हैं, तो मतलब प्रेम को अगर आप इतना थोड़ा व्यापक रूप में समझे, तो सारा साहित्य ही प्रेम का ही साहित्य होता है। और वैसे जो रूढ़ अर्थ में प्रेम को लेते हैं कि किसी स्त्री के प्रति प्रेम, तो वो तो ठीक है, स्वाभाविक, वो भी हर मनुष्य में, हर व्यक्ति में, हर प्राणी में होता है, अपने से जो भिन्न लिंग का होता है उसके बारे में, तो वो भी है। लेकिन उसमें भी कोशिश ये रहती है कि हमारे समय का जो यथार्थ है वो उभर करके आना चाहिए। स्त्री के प्रति लगाव है, तो स्त्री की जो मिजरीज है, जो तकलीफ है, वो भी सामने आनी चाहिए। उसकी जो सामाजिक स्थिति है, उसकी जो अस्मिता के सामने संकट है, वो भी आना चाहिए। तब तब वो वास्तविक प्रेम है। तो उस तरह की मेरी कहानियां हैं। जैसे कि ये बात आपने सही कही कि प्रेम को हम जो ब्रॉडर वे में लें, लेकिन प्रेम की शुरुआत अगर मान लीजिए कि मतलब एक नेचुरल तरीके से होती है, तब भी तो उसमें जी। समाज, राजनीति, और आजकल तो राजनीति बहुत तेजी से घुस जाती है, प्रेम में भी घुस जी। ही जी। रही है, जी। आप देख ही रहे हैं। जी। जी। लोग बाग तो बिल आने लगे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं।
तो ये जो बिल तो सरकारें लाती है, मनुष्य तो अपन तो बिलों का विरोध या उसका सामना करते हैं। हाँ हाँ, और जी, प्रेम पर तो बंदिशें बहुत पहले से ही चलती आ रही हैं। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, मुझे याद है एक बार मैंने किसी संगोष्ठी में ये बात कही थी कि लव तो अपने आप में ही एक जिहाद है समाज के प्रति। जी। हम्म। और चूंकि राजस्थान में तो जैसे मीरा है और इन लोगों की तो एक बड़ी उत्कृष्ट परंपरा रही है। राजस्थान अ, का जो साहित्य है वो ओरल ट्रेडिशन उसकी बहुत समृद्ध रही है, जो वाचिक परंपरा से, चाहे कहानियां हों या पोइट्री भी है। तो उसके कारण से जो जितनी जो ये जो प्रदर्शन धर्मी कलाएं हैं, जो नृत्य से जुड़ी और आपस में मिक्स भी रही है। अगर रंगमंच है तो वो खाली नृत्य, वो रंगमंच ही नहीं है, नाटक ही नहीं है, बल्कि उसमें म्यूजिक भी शामिल है, उसमें नृत्य भी शामिल है, उसमें सब तरह की वो फॉर्म का मिक्स होता है। तो इस लिहाज से वो आम पब्लिक में तो वही पॉपुलर रहा है। लोक नाट्य परंपरा की जी बात आप कर रहे थे, जैसे वो जी। उसमें पूरा के जो लोक नाट्य का स्वरूप जो होता है, हाँ, फॉर्मेट जो होता है। जितने जितने उत्सव होते हैं तो उनमें ये सारे फॉर्म प्रदर्शित किए जाते हैं, क्योंकि पब्लिक उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं फॉर्म में सारे मेहनत करने वाले जो किसान हैं, तमाम जो काम धंधे करने वाले हैं, वो सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपना काम भी करते हैं और कला में भी पार्टिसिपेट करते आप ने ये चूंकि आप काफी आपका अनुभव रहा है और लेखन में भी और संस्कृति में भी, फिर मीडिया में भी आप रहे हैं। हैं। जी राजस्थान की एक और परंपरा रही है, राजस्थान में प्रगतिशील धारा बहुत रिच रही है एक जमाने में। जी। और मैं कहता हूँ उसका वो काफी डेवलप होकर के वो बल्कि जनवादी अ, मतलब धारा तक वो पहुंची है। जी। तो इसने साहित्य और संस्कृति को प्रभावित किया ही होगा वहां पर। प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि उसमें कंट्रीब्यूट किया है। उसमें मतलब ऐसे बहुत सारे पोइट्स रहे हैं, चाहे वो छायावाद के दौर में भी रहे हैं, और बाद में जब प्रगतिवाद और ये दौर चला तब तो और भी मुखर होकर के उस तरह के पोइट्स और इस तरह के रचनाकार सामने आए। और ये जैसा मैंने बताया कि जो लोक की जो परंपरा है वो तो, उसका तो नेचर ही वैसा ही, उसकी तो प्रकृति ही लोगों से जुड़ करके जन, जिसको कहते हैं ना लोक धर्मी साहित्य, जन धर्मी साहित्य, उसके विषय भी सारे ऐसे ही हैं। और व्यापक हित, एक व्यापक लोक हित को ही उसमें ध्यान में रख करके और लिखा जाता रहा है। हालांकि इसके कारण मतलब जो पुराना सामंती दौर था उसको ग्लोरीफाई करने की भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लोक की भी बहुत सारी चीजें, जो विजयदान देथा ने जो लोक कथाएं इकट्ठी की हैं, तो उसमें आप देखिए उन्होंने तो सोच समझ के की, उन्होंने ज्यादातर ऐसे ही लोगों की कथाओं को या ऐसे वॉरियर्स हीरो को लिया जो लोक से ताल्लुक रखते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ लोक देवताओं की बहुत ज्यादा पूजा होती है। यानी हर एक एरिया में, जैसे रामदेव जी है, पाबू जी है, अड़बू जी है, या जैसे जाम्बो जी है, ऐसे जो मध्यकाल में जो संत परंपरा में बहुत सारे लोग आए, उनमें यहाँ पर लोक देवताओं का बहुत बहुत प्रतिष्ठा रही। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें सभी तरह की कम्युनिटी शामिल है। बाबा रामदेव हैं तो वो मुसलमानों के भी उतने ही मतलब वो उनमें पीर की तरह लेते हैं, और वो हिंदुओं के भी लोक देवता हैं। गोगा जी, गोगा मेड़ी जो हमारा गोगा जी का जो स्थान है, उसका पुजारी जो होता है वो मोहम्मदन होता है, मुस्लिम होता है, और वो सारे हिंदुओं का वो देवता है। तो ये जो एक साझा संस्कृति या जो एक विरासत है, वो बहुत समृद्ध रही है। यहाँ कभी इस तरह के झगड़े भी नहीं होते। ये तो बाद में राजनीतिक स्वार्थों ने इस तरह के माहौल पैदा कर दिए, उनकी अपनी एक पीछे सी सोची समझी रणनीति है। लेकिन अगर आप पीछे जाएं, अपने लोक में जाएं या अपने जनजीवन में जाएं, तो वहाँ बहुत बहुत मेल मिलाप वाली संस्कृति रही। मुगल काल में भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा घुल मिल गए थे ये, बाहर से आए, ठीक है, बाहर से इन्वेडर्स की तरह आए थे, लेकिन वो यहीं रह गए, उन्हें यहीं जीना था, यहीं मरना था। तो वो शामिल हो गए, हमारे भीतर हो गए, या हमारे लोग ही उनके साथ हो गए। और फिर उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न नहीं किया बेसिकली, तो ये नहीं किया, बात भी नहीं है। किया, सही बात, बिल्कुल। तो अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ही यही थी
कि ये तो सारे लोग आपस में मिले हुए हैं, इनको जब तक इनको तोड़ा नहीं जाएगा, ये संगठन इनका इस तरह से अगर बन रहेगा तो हम कैसे राज्य करेंगे। तो उन्होंने फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई। जी। ये जैसे कि हम थोड़ा साहित्य और संस्कृति पे बात करेंगे। दो मुख्य सवाल हैं जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जी। कि जैसे आपकी किताब भी है कि साहित्य की जो परंपरा है और आज का रचना कर्म है। जब मैं अगर आपसे पूछूं कि जैसे मैंने आपसे बात भी की थी कि राजस्थान में साहित्य की एक बहुत ही रिच परंपरा रही है और बल्कि वो जनवादी धारा तक गई है। आज जो रचना कर्म हो रहा है, मतलब उसकी क्या स्थिति है? जो देश में हिंदी का सामान्य समकालीन रचना कर्म उससे मिलती जुलती सारी चीजें हैं, उसमें तो उसमें कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि मीडिया ने एक काम तो जरूर किया है कि सबको एक धरातल पर ले आया है। अब कोई बहुत रिमोट एरिया में भी कोई लिखने वाला है तो वो ऐसा नहीं है कि इन सारी लेखन शैलियों से परिचित ना हो। राजस्थानी में भी जो लिखता है तो उसकी जो वो मुख्य धारा जो हिंदी की है या पूरे जो भारतीय साहित्य की है वो उससे मिलता जुलता है। आप उसमें आप अगर समकालीन भारतीय साहित्य वगैरह में सारी भारतीय भाषाओं की जो रचनाएं छपती हैं उनके साथ में आप मिला करके राजस्थान की रचनाओं को देखें तो आपको बिल्कुल वैसी ही मिलेगी। ठीक है, जो जैसा जिस लोकेल से लिखता है तो वो अंचल उसमें जरूर प्रतिबिंबित होता है और होना भी चाहिए। अगर कोई राजस्थान से है और राजस्थान का रेगिस्तान उसमें नहीं आए, यहाँ का जो इंटीरियर का जो लाइफ है वो उसमें नहीं आए, तो फिर वो कौन से यथार्थ को लिखता है। जिस जीवन को हम जीते हैं, जिसके बीच में हम रहते हैं, उसी को ही तो प्रतिबिंबित करेंगे, उसी को ही तो लिखेंगे, उसी के बल्कि कहना चाहिए एक तो जो चीजें ऊपर दिखाई देती हैं उसको तो लोग लिखते ही हैं, वो तो एक तरह का पत्रकारिता का भी काम है। लेकिन लेखक का काम होता है उसके भीतर जाना, जो सच्चाई जो सामने दिखा घटना घटित हुई है उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि है या उसका असर क्या पड़ने वाला है। तो उसको त्रिकाल में ले जाके देखता है, तीनों आयाम देखता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके परिणाम क्या होंगे। तो लेकिन बाजार तो वहां भी घुसा होगा साहित्य में। बिल्कुल घुसा है बाजार ने तो, मतलब यहीं क्या बल्कि आदिवासी एरियाज तक में जो दंडकारण्य का वन है उसमें भी घुस गया। तो बाजार का तो तो बाजार नहीं तो सारी ये स्थिति पैदा की है, और बाजार को पता लग गया है कि अब उसका जो फ्यूचर कमाई का जो जरिया है वो ये एक जो छूटे हुए एरियाज हैं ये है, इनके नीचे बहुत सारा खजाना पड़ा है उसको निकालना है। इसलिए यहाँ के जो लोग रह रहे हैं जब तक इनको बेदखल नहीं करेंगे तो सब उस संपत्ति तक पहुंचेंगे कैसे। राजस्थान के एक बड़े इलाके में मतलब आदिवासी इलाका भी काफी वहां पर सघन रहा है। तो है, आज दक्षिणी राजस्थान है। आजकल उनका क्या मतलब, वहां से क्या उनका पलायन हुआ है या उनको बेदखल किया गया है या नहीं, उनके पलायन संघर्ष तो नहीं अभी? हुआ, पलायन हो भी नहीं सकता अरविंद जी। पलायन लोग मतलब इतना आसानी से नहीं निकलेंगे, मतलब इसीलिए तो वो उसका विरोध करते हैं। जब उनकी लड़ाई पलायन, जारी है वहां पर। हाँ हाँ। एक एक जरूर रहा है कि पहले से जब अंग्रेजों का जमाना था तब भी यहाँ कुछ घुमक्कड़ जातियां रही हैं जो पूरे देश हाँ, भर में जगह जगह घूमती रही है, गाड़ियां लोहार वगैरह इस तरह के लोग रहे हैं, जो कालबेलियाज हैं, जो जो हाँ। इस तरह के लोग अब भी मतलब एक घुमक्कड़ जाति की तरह हैं वो, बैठते हैं लेकिन कुल मिलाकर रहते वो एक खास तरह के एरियाज में ही है, बहुत दूर नहीं जाते, मतलब अपना अपना क्षेत्र नहीं छोड़ते। हम्म, हम्म। और वहां पर अपनी जमीन और उसकी रक्षा करते हैं वहां पर। हाँ, उनका क्योंकि जीवन उनका जंगल पर निर्भर है, तो जहाँ की कहीं भी जाते हैं तो वो प्रकृति से ही अपना सारा जीविका निर्वाह उनका जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, लोगों के बीच में भी आते हैं लेकिन कुल मिलाकर के लोगों से उनका इतनी मदद नहीं मिलती जितनी उनको नेचुरल रिसोर्सेज पर निर्भर करना पड़ता है। पानी भी चाहिए तो उन्हें सीधा नदी का ही पानी चाहिए, तालाब का ही पानी चाहिए। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप इतने बड़े साहित्यकार हैं और आपने फिर उसका आकाशवाणी दूरदर्शन में भी काम किया।
ये एक स्वाभाविक सा सवाल मेरे मन में अक्सर आता रहता है कि क्या नौकरी करने के दौरान आप अपने को मतलब स्वतंत्र मान रहे थे, या आपको बंधा बंधाया आपको महसूस होता था लेखन के लिए? नौकरी इतना बंधन तो जरूर करती है कि आपको, जो आप दूसरे फील्ड में कोई काम करना चाहें अपनी आइडेंटिटी के साथ, तो वो तो नहीं अलाउ करेगी। जैसे आप लोग, लेकिन अगर आप संस्कृति के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में एक लेखक के रूप में कुछ लिखते हैं और पत्र पत्रिकाओं में कंट्रीब्यूट करते हैं या आपकी किताबें आती हैं, उसके बीच में वो नहीं आता। उसके बीच में इवन जो कोई अगर विचार रखता है जो सत्ता से नहीं भी मिलता, तो अब तक तो, हमारे जमाने तक तो हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि अगर हम एक वो सोच रखते हैं जो सत्ता की सोच नहीं है, तो हमें कोई सत्ता से परेशानी होगी, ऐसा कभी महसूस नहीं किया। बल्कि रेडियो दूरदर्शन तो सेंसिटिव माध्यम है, उसमें तो काफी उस तरह से सिलेक्शन के टाइम ध्यान भी रखा जाता है कि कोई ऐसा एकदम राजनीतिक विचार वाला व्यक्ति ना आ जाए। तो जैसे मेरे यूपीएससी में इंटरव्यू वगैरह हुआ, तो थोड़ी बातचीत में लगा कि कहीं मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के नजदीक तो नहीं है, तो पूछा भी, आप डू यू बिलीव इन मार्क्सिज्म? तो मैंने ये कहा, इट्स नॉट ए मैटर ऑफ बिलीफ। एज ए स्कॉलर हमको सारे सारी थियरी, सारे विचारों को समझना जानना चाहिए। और एक अगर कोई भी जागरूक व्यक्ति होगा, तो हर चीज को पढ़ना समझना चाहिए, तभी तो हम एक सही विवेकपूर्ण निर्णय कर सकते हैं। तो यूं करके अपने अपने को उससे थोड़ी बचाने की भी कोशिश की। और रेडियो दूरदर्शन में रहते हुए भी सारे जो विचारधारात्मक जो एक्टिविटीज थी उनमें भी भाग लेते रहे। बस ये कि अपनी आइडेंटिटी के साथ बहुत ज्यादा खुल करके आने की गुंजाइश नहीं होती, अब लेकिन हमारे बहुत ज्यादा बंधन नहीं था। जी अपने मंच पर हमारे एक पुराने मित्र हैं, वरिष्ठ, आप जानते भी होंगे, विभूति नारायण राय। जी जी। तो उनसे मैं बातचीत कर रहा था, तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस विभाग में था, वो तो पुलिस डिपार्टमेंट में थे। तो हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई पढ़ा लिखा होता नहीं, इसलिए वो पढ़ते नहीं है कि मैंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। सही है। जी तो ऐसी नौबत कभी आई नहीं। लेकिन ये है कि एक जमाने में दूरदर्शन में हम लोग भी बुलाए जाते रहे, लेकिन अब तो खैर, अब दूरदर्शन भी बुलाना बंद कर दिया है। आकाशवाणी ने भी, उनके अपने फॉर्मेट बन गया है एक। कहीं अब कहीं जैसे, दूरदर्शन का खुद का अस्तित्व जो है ना, वो थोड़ा संकट में है। उसके पास रिसोर्सेज की कमी हो गई है, सरकार ने उसकी केयर करनी छोड़ दी है। उसको कहा कि आप स्वायत्त हैं, मतलब उन काम तो आप जनता का हमारा कीजिए, लेकिन हमसे कोई आवश्यकता है, अपनी जरूरत की चीज हमसे मत मांगिए, हमसे कोई फाइनेंस हाँ, मत मांगिए। तो इसके कारण से कठिनाई हुई है, नहीं नहीं, मैन पावर आकाशवाणी कम हो जैसे गई है। आकाशवाणी बंद जी कर रहे हैं वो, तो आकाशवाणी में मैंने, हमारी हाँ, चूंकि, ऐसा हुआ है। तो उन पता चला कि वो ट्रांसमीटर बहुत सालों से जो लगा था वही चल रहा है अभी तक, उसमें उन्होंने कोई अपडेट नहीं कराया, अपग्रेड नहीं कराया उसको। जी तो जी। बंद होने के तो चांसेस हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे बाजार की हम लोग बात कर रहे थे, हम्म, इसी संदर्भ में एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल जो आयोजित होता है, जी। और उसका मैं 10 साल तक एडवाइजर रहा हूँ, रीजनल एडवाइजर। हाँ, 10 साल तक आप रहे हैं। जी मतलब उनका जो मेन मकसद, आजकल तो क्या होता है कि साहित्यिक गोष्ठियां, सम्मेलन वगैरह कम होते हैं, आजकल लिटरेरी फेस्ट ज्यादा होने लगे हैं। जी जी। हर हर जगह, जैसे देहरादून में हो या लखनऊ में हो, वो लिटरेरी फेस्ट होने लगा है। तो ये जी, लिटरेरी फेस्ट का कल्चर क्या है, इस पे थोड़ा सा बताइए हमारे मित्रों को जरा। ये जो आपने पहले एक शब्द यूज किया था ना, बाजार, ये हाँ हाँ। उसका हिस्सा है। इन्हें लग गया कि कमाने के लिए साहित्य भी है। ऐसा नहीं है कि साहित्य से नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि हम्म, चाहे पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं या अखबार निकलते हैं, तो कोई कहने को तो यही है कि ये रीडर्स के लिए या पाठकों के लिए नहीं निकलते हैं, लेकिन ये दरअसल पाठकों के लिए नहीं निकलते हैं। ये विज्ञापनों के लिए निकलते हैं, व्यवसाय के लिए निकलते हैं। इनको पाठक की या रीडर की चिंता नहीं है। जैसे हमारा रेडियो दूरदर्शन में भी जो अच्छे कार्यक्रम होते हैं, उनमें जो जो गाइडिंग फोर्स कहिए या जो तय करने वाली जो पक्ष है, वो तो उसका कॉमर्स है। यानी उससे विज्ञापन कितना आएगा, ऐसा कार्यक्रम, ऐसा सीरियल चले जो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लाए, ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन लाए। तो अब लोगों ने इसको भी इवेंट के रूप में, ये एक तरह के इवेंट्स है।
तो इवेंट के रूप में, उसके रूप में वो करके आयोजित करते हैं और फिर स्पॉन्सर तलाशते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पर है तो जरा बड़े कॉर्पोरेट घराने उसको स्पॉन्सर करते हैं, उसकी जरा रकम भी बड़ी मिलती है उनको, तो थोड़ा खर्च कर देते हैं और थोड़ा उसमें से साहित्य की सेवा भी हो जाती है। मैंने तो ये भी देखा, जैसे मैं रेडियो में रहते हुए ऐसे संगीत के आयोजन देखे जिसमें उसके जो आयोजक है वो देश भर से साल भर ये चंदा इकट्ठा करते हैं और उसमें से थोड़ा सा खर्च करके और एक संगीत सभा कर देते हैं 3-4 दिन तक। हरिदास संगीत सम्मेलन हो रहा है। अब उस हरिदास संगीत सम्मेलन में आ तो दुनिया भर के या देश भर के कलाकार हैं, लेकिन उनको देते मिलता मिलता क्या है? मुख्य रूप से तो उनको खुद कमाना होता है। तो यही मानसिकता इन साहित्यिक उत्सवों की भी हो गई। ये एक तरह का उनके उनके लिए जरूरी है। अब ये लेखक जो है वो देखते हैं भाई हमें एक मंच मिल रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वो आ जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो आयोजित होता है तो उसका कंटेंट अच्छा है, उसका स्वरूप अच्छा है, और इस बहाने देश दुनिया के सारे लेखकों से आप मिल सकते हैं, उसको रूबरू उनसे बात कर सकते हैं। तो ये उसका अच्छा पक्ष है। अच्छा, आम लेकिन जनता बहुत पसंद करती है। मैं एक दो बार गया हूं वहां पर, मतलब आज से 5-6 साल पहले मैं गया हूं जी। वहां पर। मैंने देखा है लेकिन कि जो ग्लैमर इतना ज्यादा है कि वहां पर साहित्यकार और जो जेन्युइन साहित्यकार है वो तो दब के रह जाता है, वो ग्लैमर इतना ज्यादा है। मतलब वो वो पता जो चला कि कोई स्टार जी। स्टार राइटर आ गया, उसके पीछे पीछे लोग भागने लगते हैं, कोई स्टार पत्रकार आ गया उसके पीछे पीछे। अब वो झोला टांग के जो लेखक जाएगा वो तो अपने को बड़ा अजीब सफोकेशन सा महसूस करने लगता है। देखिए, जो मैंने कहा ना कि जो उसके सेशन होते हैं, जो विषय हैं और उनके जो उनको जो सुनने वाले हैं, वहां तो आपको संजीदगी दिखाई देगी। और वो मान लो किसी भी अच्छे लेखक को मान लो बुलाया तो वो तो आप अपनी जो भी उसकी जानकारियां हैं या उसका जो अनुभव है वही आपको कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन वो जो चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई है या युवा लोग जो इकट्ठा हुए हैं, तो उनको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। तो उसके लिए फिर वो किसी फिल्म वालों को बुला लेते हैं या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने किसी भी फील्ड में नाम कमाया है, खिलाड़ियों को भी बुला लेते हैं, किसी और क्षेत्र में जिसने कुछ अच्छा काम किया है, संगीत में किया है, सब तरह की चीजें हैं। वो दैट वे वो केवल साहित्य उत्सव तो उसका नाम है, लेकिन कुल मिलाकर वो संस्कृति उत्सव की तरह है। मतलब उसमें सभी पक्ष है और इसी कारण से वो थोड़ा पॉपुलर भी हो रहा है, उस कारण से लोगों को आकर्षित भी करता है। लेकिन अब तो पिछले 3 सालों से शायद मेरे ख्याल से वो एक पैरेलल एक होने लगा है ना, हाँ, वो लिटरेरी। हमारे मित्र लोगों ने कुछ कुछ शुरू किया है, वो भी एक कोशिश है। साहित्य उत्सव हो उसमें कोई बुराई नहीं है, अजमेर में भी होता है, जोधपुर में भी होता है, हमारे ये मित्र जयपुर में भी करते हैं। और जो अब तो दूसरे जो चैनल्स हैं, अखबार हैं, वो तक किस तरह का आयोजन करने लगे हैं। तो कोई बुराई नहीं है अब तो। ये एक तरह का सब जगह लोगों को लग गया कि ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन कुल मिला के उसमें कोशिश यही रहती है कि स्पॉन्सर ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि उसके बगैर कोई चंदे से नहीं हो सकता ये ऐसा आयोजन। उसके पीछे एक साथ एक मुश्त अच्छी रकम देने वाले लोग चाहिए, और वो मतलब उद्योगिक घराने हो सकते। हम लोगों का जमाना चला गया जब चंदा इकट्ठा करके करते रहे थे। हाँ, नहीं, अब वो नहीं काम चलेगा। हाँ, ये एक जो साहित्य अकेडमी वगैरह जो करती है वो अच्छे साहित्य उत्सव होते हैं, वो भी उसका आजकल उसको तो उत्सव ही बोलते हैं। पिछले कई सालों से 4-5 दिन का वो दिल्ली में करते हैं, तो वो भी उसको नाम तो साहित्य उत्सव ही देते हैं। तो अच्छी बात है। उत्सव में तो खैर भारतीय लोगों की बहुत दिलचस्पी रही है। उत्सव धर्मी लोग कहलाते हैं हमारे। तो अच्छी बात अच्छा, है, ठीक है। मैं एक सवाल पूछता हूँ फिर उसके बाद से आगे बढ़ता हूँ कि जी। ये जैसे आपने लिखना शुरू किया तो पहले तो क्या होता है कि सारे लोग जो है वो मतलब स्वतः स्फूर्त ढंग से लिखते हैं, कुछ भावनाओं के आधार पर, संवेदना के आधार पर। उसमें दुख दर्द भी आता है और समाज के जिक्र भी आ जाता है, समाज के प्रति एक गुस्सा भी होता है।
लेकिन बाद में रचनाकार जो है वो अपना एक स्टैंड बनाता है, मतलब स्टैंड की वो सोचता है, वो मतलब वो तय करता है कि हम आखिर किस क्यों लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं। ठीक बात है। अगर मैं एक मतलब बड़े साहित्यकार नंद भारद्वाज जी से पूछूं कि आपने शुरू में जब लिखना शुरू किया और काफी दिन बाद आपने, कभी आप इस सवाल से जूझे कि आपने मतलब क्यों लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं? मेरा जो पहला कविता संग्रह है ना, जिसका अभी आपने शीर्षक पढ़ा था अंधारपक, ये हाँ 74 में आया था। और उसकी भूमिका है, मैं काई लिखूं, मतलब मैं क्यों लिखता हूं। तो मैंने ये जो सवाल है ना, इसका सामना पहले ही मतलब अपने किताब से शुरू कर दिया था कि अगर मैं किसी लालच में लिख रहा हूँ, किसी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए लिख रहा हूँ, या इससे लिख करके मुझे कुछ हासिल करना है, ये अगर उद्देश्य है, तो मुझे फटाफट इस काम को बंद कर देना चाहिए। फिर उसके लिए तो कोई अच्छी सी दुकान खोलनी चाहिए, अगर वो कमाई करनी है तो उसमें ज्यादा कमाई हो जाएगी, इसमें नहीं होगी। लिखना जो है वो आपको व्यक्त करने का, अपने को, मनुष्य में एक जो बेसिक उसकी जरूरत होती है, नीड होती है, वो है होती है अपने को व्यक्त करना। अपने आपने जो कुछ सीखा उसकी आपके ऊपर, आपके मानस पर जो प्रतिक्रिया होती है, इसलिए नहीं कि कोई अब आप उसको जज्ब नहीं कर पा रहे हैं, उसे लगता है कि ये संवाद के लिए एक आपने जो सीखा है ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, और इसे आपको इन कला माध्यमों के जरिए, कविता के जरिए, कहानी के जरिए, या किसी वैचारिक लेख के जरिए व्यक्त करने का एक अवसर है। और एक रिप्रेजेंटेटिव भी अपन मानते हैं लेखक को। लेखक अपने समय का भी प्रतिनिधि होता है, अपने लोकेल में जितने लोग रहते हैं उनका भी प्रतिनिधि होता है। तो वो जब बोलता है तो लोग उससे अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी बात कहता है कि नहीं कहता है। कई बार वो एक जमाना था जब वो जो भोगे हुए यथार्थ की बहुत चर्चा होती थी। ये सब आपने भुक्तभोगी हो क्या, आपने महसूस किया है क्या? सवाल ये नहीं है। हम अपने समय में जीते हुए एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में अपने जमाने की तकलीफ को अपनी आंखों से, अपने सारे ज्ञान तंत्र, स्नायु तंत्र से उसको महसूस करते हैं, तो उसको अपने अनुभव का हिस्सा बनाते हैं। और वो अपना अनुभव का हिस्सा केवल आपका ही नहीं होता, आपके पूरे समय का होता है। तो उसको व्यक्त करने की गुंजाइश भी होती है, जरूरत भी होती है। और फिर आपने इस फील्ड में काम किया तो और अच्छे काम जिन लोगों ने किए उनको आप पढ़ते लिखते हैं, तो आपका खुद का बोध भी विकसित होता है। फिर आप उस तैयारी से लिखते हैं। जितना आप अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा लिखेंगे पढ़ेंगे, उतना ही आपका लिखना ज्यादा संवरता जाएगा, निखरता जाएगा। आपके लिखे में एक मीनिंग पैदा होगा, एक अर्थ पैदा होगा। वो जरूरी है। लिखना व्यापक हित में होना चाहिए, लोक हित में होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि ये तो कुल मिलाकर के सोच और दृष्टि से जुड़ा हुआ सवाल है। जी क्योंकि एक तो भोगा हुआ था, तो भोगा जो हुआ यथार्थ जो है वो तो हमारे कमरे तक ही, बहुत हमारी सीमित जिंदगी तक ही। हाँ वो, जी लेकिन अगर हमारी दृष्टि व्यापक है तो जैसे मान लीजिए कि अब कोरोना काल में मजदूरों ने जब पलायन करना शुरू किया हाँ और नंगे पैर जी चलने लगे, जी तो जी हर संवेदनशील आदमी के तकलीफ मन में उठी और आना उसने चाहिए। कुछ न कुछ लिखा ही होगा उस पर, चाहे वो फेसबुक के माध्यम बिल्कुल से लिखा हो, चाहे कैसे भी लिखा हो। और वो फिर जी उनका दर्द लोगों का दर्द बन गया। काफी लोगों ने, जैसे वो आपको याद होगा एक स्टेशन पर औरत मर गई थी, उसका बच्चा उसे उठा रहा था हम्म, और उसको हम्म, पता ही नहीं था कि उसे क्या पता कि मरी है कि जी रही, वो सोच रहा था मां सो गई है। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल वो तो काफी लोगों को उसने हिला दिया, तो लोगों ने उस पर लिखा ही होगा। तो ये जी। अ, मतलब भोगा यथार्थ तो नहीं है, ये एक सामाजिक यथार्थ है जब जिसको लेखक जज्ब करके फिर उसको ये अनुभूत है, ये अनुभूत किया हुआ यथार्थ है। जी हाँ। जी अच्छा, अब हम थोड़ा सा और बात करें, जैसे कि जैसे मैं अगर मान लीजिए देखूं कि लेखकों के अंदर भी ये बात तो अब धीरे धीरे उनके मन में उठने लगी है कि ये लिटरेरी फेस्ट वगैरह जो हो रहे हैं, इनके पैरेलल हम लोग कुछ ना कुछ करें, ताकि जी सही रचना धर्मिता जो है और आज के समय की रचना धर्मिता है, या जो जन पक्षधर रचना धर्मिता वो बाहर निकल के आए। उसी तरह से जो
पत्रकारिता है, पत्रकारिता में भी है, लोगों को पत्रकारिता से मोह भंग हो रहा है, पत्रकारों से मोह भंग हो रहा है, चैनलों से मोह भंग हो रहा है, और लोगों के अंदर छटपटाहट सी हो रही है। जो जेन्युइन पत्रकार हैं, कुछ कुछ तो पकड़े जा रहे हैं, कुछ मारे जा रहे हैं, कुछ को मतलब जेल में बंद कर दे रहे हैं। तो अल्टरनेट मीडिया की भी बात चल रही है। पहले तो ये आप मुझे थोड़ा बताइए कि आप पत्रकार भी रहे हैं और आपने ये आकाशवाणी में इसमें जो आपने देखा ही होगा कि और आज की मीडिया में क्या फर्क है, मतलब आज का मीडिया क्यों उसके प्रति विश्वसनीयता कम होती जा रही है? देखिए, मीडिया जो है मुख्य रूप से तो जनता के पक्ष से माना जाता है या रहा है। एक जमाने में तो एक मिशन की तरह रहा है मीडिया, और इसी कारण से उसकी विश्वसनीयता भी बनी रही है। लोग किसी घटना के लिए अखबार को या रेडियो दूरदर्शन को एक विश्वसनीय माध्यम के रूप में गिनते रहे हैं। लेकिन पिछले इन कुछ सालों में, 15-20 सालों में, जब से इसकी व्यावसायिकता का पक्ष बढ़ा है, जब से मतलब विज्ञापन का पक्ष बढ़ा है, तो उसने उसकी विश्वसनीयता को काफी नुकसान पहुंचाया है। और ये भी उस लालच में आए हैं, और अपने उद्देश्य से कहते तो यही है कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता अखबार निकलता है तो जनता के लिए निकलता है, या मीडिया है तो हमारे दर्शकों की या उनकी रुचि के हिसाब से, श्रोताओं की रुचि के हिसाब से होता है। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि वो अब शुद्ध व्यवसाय है, उसे जो जो बल्कि व्यवसायियों की हित को नुकसान पहुंचाने वाला कोई सीरियल या कोई कार्यक्रम उनमें प्रसारित नहीं हो सकता। आप सारे मतलब सोप जो सीरियल आते हैं उनको भी देखिए, उसमें जिस तरह की जिंदगी रिफ्लेक्ट होती है, क्या ये वास्तविक जिंदगी है? मतलब मुंशी प्रेमचंद की कहानियां तो उसमें नहीं प्रस्तुत होती। उसमें तो जो उस तरह के जो व्यावसायिक हितों वाले जो चमक दमक वाली लाइफ है, वो वही उसमें दिखाई जाती है। और दूसरा, जब से ये समाचार का पक्ष इसमें बढ़ा है, तो अब इस समाचार को भी, जो रेडियो दूरदर्शन के समाचारों से एक निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती थी, ये जो दूसरे चैनल है, इनको इस पे ये किसी आचार संहिता को नहीं मानते। और दूसरा हुआ ये है कि जिन औद्योगिक घरानों ने इन पर कब्जा कर लिया है या जिनके माध्यम से ये चलते हैं, फिर उनके हितों की रक्षा करते हैं। अगर जो अंबानीज ने या किसी टाटा बिरलाज ने अगर किसी चैनलों को अपने चैनल के रूप में खरीद लिया है या उन्हीं के चैनल के रूप में चलते हैं, तो वो तो उन्हीं के हितों की रक्षा करेगी। वो नाम तो पब्लिक का लेंगे, उनको दर्शक तो पब्लिक से ही मिलेंगे, लेकिन वो उसका हित नहीं देखेंगे या उनके इंटरेस्ट में काम करेंगे। ये अब गलतफहमी किसी को नहीं है। और धीरे धीरे ये बात जब जनता भी समझने लगी है, इसलिए इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। जो थोड़ा बहुत निष्पक्ष होकर के बात कर सकता है, वही थोड़ा सरवाइव करेगा। अदरवाइज आने वाले टाइम में अगर ये आज का दौर खत्म हो गया, तो बहुत सारे चैनल बंद करने की स्थिति में आ जाएंगे। हाँ, लोगों ने बंद काम में, मैं तो खुद ही मैं देख रहा हूँ कि मैंने पिछले 3-4 सालों से मैंने देखना ही बंद कर दिया। कोई चैनल भी नहीं देखता, कोई प्रोग्राम भी नहीं देखता। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि अब आपकी हम कुछ रचनाएं सुनेंगे। ये बताइए कि आजकल नया क्या रच रहे हैं आप रिटायरमेंट के बाद? मैंने एक तो इस रिटायरमेंट के बाद में, मैंने यूं तो मीडिया का आदमी था, तो मेरे पर यह भी दबाव था कि मैं किसी और दूसरी मीडिया को ज्वाइन कर लूं। बहुत सारे प्रस्ताव भी आए, तो उन सब से तो मैंने अपने को बचाया, क्योंकि ये इसी समय को मैं अपने रचनात्मक काम के लिए सुरक्षित समझता था, क्या मैं पूरा केंद्रित होकर काम कर सकूं। तो मैंने काम किया पिछले 8-10 सालों में, और उसके कारण 5-6 किताबें इसी पीरियड में आई हैं। और एक बड़ा काम अभी मैंने आलोचनात्मक क्षेत्र में किया। एक तो मैंने कृष्णा सोबती पर पूरी एक आलोचनात्मक कृति तैयार कर दी है, वो अभी जल्दी छपेगी। तो वो करीब 150-200 पेज का टेक्स्ट है, और केंद्रित होकर उसमें लिखा है मैंने। ऐसे ही मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया पर मेरा शोध कार्य भी था, तो वो थोड़ा बीच में छूट गया था, उसे मैं पूरा करूंगा। पिछले 30-40 साल की जो हिंदी पोइट्री है, कविता है, उस पर मेरे बहुत सारे आलोचनात्मक लेख हैं, जो कुछ पहले वाली किताब में भी आए थे, और कुछ और काम भी मैंने किया। तो उसे भी एक यूनिट के रूप में, किताब के रूप में लाने की कोशिश में हूँ। फिर मीडिया में रहा हूँ, तो उसके अनुभव से जुड़े हुए बहुत सारे लेख हैं, उन सबको भी एक
कोशिश है कि अब जो काम बिखरा हुआ था मैं अब तक, उस सबको एक केंद्रित करके और उसको एक यूनिट के रूप में, किताब के रूप में ला सकूं, तो वो एक मीनिंगफुल काम होगा। तो ये मैं काम कर रहा हूँ। और बाकी जो जो नया लिखने का, चाहे कहानियां लिखूं, कविताएं लिखूं, वो जहाँ मुझे गुंजाइश लगती है वो मैं लिखता हूँ। लेकिन मुझे इससे ज्यादा अब जरूरी काम ये लगता है कि जो अब तक मैंने चारों तरफ फील्ड में बिखर के काम किया है, इसको मैं थोड़ा समेट करके और उसको एक केंद्रित होकर काम करके, क्योंकि मैं दोनों भाषाओं में काम करता हूँ, हिंदी में भी और राजस्थानी में भी, तो ये दोनों में मैंने काम किया है और दोनों में इन्हीं विधाओं में किताबें अभी आने वाले दिनों में और आएंगी। तो यही कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपने जैसे कहा कि पिछले 30-40 सालों की कविताओं पर मैं कुछ लिखना चाहता हूं, और आपने काफी इस पर लिखा भी है, तो उसको लिखा है जी। किताब के फॉर्म में आप उसे लाना चाह रहे हैं। यहाँ जी। पर एक सवाल है, उसके बाद फिर आपकी कविताएं सुनेंगे। आज जो कविताएं लिखी जा रही हैं, और मैंने देखा कि महिला कवि जो हैं, वो महिला कविताएं काफी उभर करके आई हैं और अच्छा अच्छा लिख रही हैं। उन्होंने विषय भी बदले हैं, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि विषय जो है वो मतलब लोक जीवन और समाज और इनसे हट करके कई बार वो शरीर पर आकर केंद्रित हो जाता है जी। और कुछ ऐसी चीजें जो हालांकि वो भी एक बोल्ड स्टेप होता है, लेकिन उसके पीछे का जो मकसद होता है वो कई बार मुझे संदिग्ध सा लगता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो ये लेखक की अपनी सोच और प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि मैं मानता हूं कि किसी तरह की वर्जना जो है, जो ही किसी चीज से अपन रोकने की कोशिश करेंगे तो उसके विरोध में लोग खड़े होंगे, बोलेंगे। तो हो सकता है कि ये कुछ इस मानसिकता के कारण भी इस तरह के स्त्री कवियों ने या जो इधर के कवि हैं उन्होंने लिखा हो। लेकिन इसमें बहुत जल्दी ये फैसला अपने को नहीं लेना चाहिए, इस निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए कि इसके पीछे कोई छोटी मानसिकता है, ऐसा नहीं है। अगर शरीर से भी स्वतंत्र होने की स्त्री बात करती है तो ये उसका हक है, और एक हद तक ये सही भी है, क्योंकि वो उसकी अपने अपने मन की अगर मालिक है तो अपने शरीर की भी मालिक है। लेकिन उसके बारे में दूसरे उसकी नैतिकता तय करें, ये अच्छी बात नहीं है। इसका निर्णय करने का विवेक स्त्री के पास है, और स्त्री सही ही फैसला करती है। और चूंकि शताब्दियों से उसको दबा कर रखा गया है, तो अब अगर उसके पास में ये बोलने का अवसर है, कहने का अवसर है, तो उसे ये अवसर मिलना चाहिए। ये उसने अवसर हासिल किया है, ये अच्छी बात है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता। मैं तो खुद ऐसी बहुत सारी कविताएं और कहानियां पसंद करता हूं जिसमें ये लैंगिक भेद वाला मसला जो है वो उससे मुक्त हो जाए लेखक, तभी वो बेहतर लिख सकता है। और इस दौर में अच्छी अच्छी लेखिकाएं आई हैं और उन्होंने ये साबित किया। मैंने अब जैसे बताया, कृष्णा जी पर मैंने काम किया है, इस काम में कृष्णा जी सबसे ज्यादा महारत हासिल करने वाली लेखिका रही है। उन्होंने इन सारे टैबूज को, इन सारी वर्जनाओं को तोड़ा है। और चाहे आप मित्रों भरजानी को पढ़िए, चाहे आप उनकी तमाम दूसरी जो जो कृतियां हैं, इनमें स्त्री का संघर्ष बहुत मुखर होकर के व्यक्त हुआ है। और उन जैसी संजीदा लेखिका तो एक प्रतिमान है। मैं तो यही सोचता हूँ कि इसमें अच्छा पक्ष ज्यादा है। इसमें छोटी मोटी ये है, वो तो शुरुआत आप मानिए, वो या दूसरी महत्वाकांक्षाएं हो सकती है हावी हों, लेकिन कुल मिलाकर के ये साहित्य के लिए इसमें काफी बेहतर काम करने की गुंजाइश निकल के आई। लेकिन हमारे समाज में मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं बहुत सही भी ना हूं, स्त्री का मन और स्त्री का शरीर अभी भी आजाद कहाँ है? आजाद तो नहीं है। आजाद नहीं है, इसलिए आजाद नहीं है, इसलिए स्त्री खुद संघर्ष कर रही है। और देखिए, जिससे पीड़ित है उससे मुक्ति कोई दूसरा नहीं दिलाएगा, उसको खुद ही लेनी होगी। उसके लिए खुद ही संगठित होना होगा, खुद ही समझदार बनना पड़ेगा। और इसलिए स्त्रियां उठ रही है, और वो अच्छी बात है, अपना संगठन बना के उठ रही है। तो लेकिन अगर इसके पीछे स्वतंत्रता का मूल विचार नहीं है तो फिर पुरुषों के सिर्फ खिलाफ सीमित होकर रह जाएगा, ऐसा नहीं लगता है आपको?
समाज नहीं, के ऐसा खिलाफ तो नहीं नहीं हो है। पाएगा। पुरुषों नहीं, न समाज के खिलाफ है, न पुरुषों के खिलाफ है। वो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही हैं और लड़ती रही हैं, और इसमें काफी अब तो वो मजबूत स्थिति में भी है। नहीं, क्योंकि और फेमिनिज्म का एक पहलू तो ये भी है ना कि वो एक सीमित दायरे तक जाकर के रह जाता है। वो कभी पहले रहा होगा, अब आप उसको उस तरह से नहीं व्याख्यायित कर सकते। वो फेमिनिज्म जो शुरू में चौथे पांचवें दशक से पहले का जो था, उसमें उस तरह का रहा है। हिंदी में भी इस तरह का फेमिनिज्म आया है, लेकिन वो दौर खत्म हो चुका। अब जो है वे पूरे सोच समझ के विवेक के साथ स्त्री बोल रही है, इसलिए अब इसमें ये कमजोरियां नहीं है। तो मतलब ये है कि बृहत्तर समाज के बारे में उनकी सोच बदली है पहले से। बदली है, बेहतर हुई है। और मतलब मुझे तो लगता है कि इस वक्त अगर सबसे अच्छा कोई लिख रहा है तो वो स्त्री रचनाकार लिख रहे हैं, फिक्शन में तो खास तौर से। तो एक बात बताइए कि ये बात भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, और कि क्या स्त्री समस्या के ऊपर स्त्रियां ही बेहतर ढंग से लिख सकती हैं, कि या पुरुष जो लेखक, सचेत लेखक हैं, उनके साथ ऐसा तो कोई विभाजन नहीं किया जा सकता कि स्त्री ही लिख सकती है। जैसे दलित के बारे में भी ये सोच है ना कि दलितों के बारे में एक दलित ही बेहतर ढंग से सोच सकता है, लिख सकता है। उस यथार्थ को प्रेमचंद के जमाने से लेकर के आज तक ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने उनके पक्ष में बहुत अच्छा लिखा है। तो कुल मिलाकर के जो जो हम एक लोकतांत्रिक सोच का विकास करेंगे अपने भीतर, तो इस मानसिकता से, इस सोच से उभर के आएंगे। और ये फर्क मिट जाएगा, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। जिस जो पीड़ित है, जिसके प्रति सामाजिक न्याय के बारे में बात करनी है, वो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, दलित हो, कोई भी हो, तो उस पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। और पीड़ित के पक्ष में भी पहले पीड़ित ही खड़े होंगे, और ज्यादा बेहतर ढंग से, ज्यादा शिद्दत से वही बात कर पाएंगे। ये भी उतना ही सच है। लेकिन ये कोई बंधन नहीं है। ये जो अच्छा व्यापक सोच रखता है, विवेकशील सोच रखता है, वो इस सोच से उबर करके और बात करेगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया। जैसे प्रेमचंद ने सदगति लिखी, तो सदगति प्रेमचंद तो उन्होंने बहुत जी बेहतरीन कहानी लिखी है। किसान भी वो नहीं थे उस तरह से, जी लेकिन जी उन्होंने उस पर लिखी कहानियां, सूदखोरी पे लिखी कहानियां। शरद चंद्र ने महिलाओं के दुख दर्द पे बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे थे, रचनाएं दी बिल्कुल हैं। बहुत अच्छा लिखने वाला जी। हाँ, और अब आप नंजी, आपकी कविताएं सुनेंगे। दो तो राजस्थानी में और दो हिंदी में। अच्छा ठीक है, तो पहले आपको राजस्थानी में सुनाऊं या हिंदी में सुनाऊं? ये आपका है, मंच पर आप मैं आमंत्रित हैं। और जी जी। तो एक मेरी कविता है, खाली हाथों रो खेल। खाली हाथों का खेल, हाँ हाँ, मैं आपको समझ याद जाता हूँ, होगा। थोड़ा थोड़ा जी बहुत जी। समझ जाता हूँ राजस्थानी, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ। मनुष्य के हाथ में अब तो राजनीति भी एक तरह का खेल हो गई है। तो इस खाली हाथों से हम क्या क्या कर सकते हैं, उसका एक थोड़ी व्यंजनात्मक है। तो ये कविता है, वारा हाथा में की नी हो, नी पेटई कोई अचू की बात। वही दीख तो स्वरूप निबली देही रो, वही निर्भय ने ठाव जो नाडीरी पाड़ा में दरिया। आभे में उड़ता पंखेरु रो पंत, वही ऊंतावड़ बेहून वारो उनियारो। ये एक कॉमन मैन का, एक आम आदमी का स्वरूप जैसे मैंने कोशिश की है खड़ा करने की, कि उनके हाथों में कुछ नहीं था। उनके न तो कोई विचित्र बात थी, न कोई ऐसा कोई अलग थी। सामान्य से लोग थे, और वो खेल में शामिल हो रहे हैं। नी रहो कदई कोई कर्तव्य दिखावन रो कोड। कोई कर्तव्य नहीं दिखाना था उनको कि हम ये करके दिखा देंगे। नी रहो कदई कर्तव्य दिखावन रो कोड, नी दावो पृथ्वी ने पालन रो। और ना ये दावा कि हम ही पृथ्वी को पाल रहे हैं। नी दावो पृथ्वी ने पालन रो, पानी रो स्वभाव जमी पोखनो। पानी का स्वभाव है जमी को पोषण देना। पानी रो स्वभाव जमी पोखनो, जमी रो ईमान देवनो निपजने आधार। और जमीन
जो उसमें होगे तो वो उग करके दिखाएगी कि ये लो, अब आपने मुझे इसमें, मुझे ये मेरे गर्भ में ये बीज डाला तो मैं आपको ये पौधा देती हूँ। अलबत कुदरता कायदा सु की न्यारो है वारो कमठान, पवन पानी री चंचल आदता सु बिल में कोनी आदमी रो मन, भगत मर्जी परवाने उलांघे कोनी मर्यादी री सीम, पण छह हलियां तोड़ना के सरनाटो। अगर आप उसका अंत लेने पर आ जाएंगे, आप उसको इतना दबा देंगे तो फिर वो सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए एक हद से ज्यादा दबाओ मत उसको, मनुष्य को आजाद से रहने दो। आ कुजबरी घाता हटियोड़ी भोम, ओछो दर्शनो दुनियादारी रो, बरसा ताई अबकता रिया और लूटनियारा लाधा को नहीं खोज। मतलब वर्षों तक आप तलाश करते रहे और लूटने वालों की आपको परिचित नहीं मिले। ये ऐसे करके आप कितने दिन भरमाओगे आपको। आ कुजबरी घाता अटियोड़ी भोम, ओछो दर्शनो दुनियादारी रो, बरसा ताई अबकता रिया और लूटनियारा लाधा को नहीं खोज। आदि बतूला ओखी जीवारी, ऊंडी सीरा गमियोड़ो नीर, सूख या निवाण अथरती मौत रहन अंधारी। काल दर काल करता बार, मान को आय पूगो सही करे आखिरी दुवार, पण सूखा अदसा बड़ी कोदी तरकारी। बिचे कदई कटई बरसा ताई, हिला दिलासार भरम रे भाषा रे ओलावे, पांघिरती रही पांव, और लोग खिंडता खिंडता सापड़ता लोई झाड़ बेग्या। मांदगी और मगजाई में बरता रिया लोग, और भोला बेद देवता रिया, भावनारी भूसी इसे बोल, अलिखु जीवता मशान भेग्या। पानी रे तोटे सु मोटो काई बे संताप। पानी के कमी से बड़ा क्या क्या संताप होगा। सबसे बड़ा संताप तो पानी तक नहीं है, यानी ये इतनी बेसिक नीड तक नहीं है। पानी रे तोटे सु मोटो काई वे संताप, वाणी रे बंधन सो भली भेड़िया। अगर वाणी को बांध दोगे तो उस बंधन से तो बेड़िया अच्छी है, फिर तो जेल में ही डाल दो ना। वे जटे हा बटई अलोप वेग्या, कड़झड़ में दीखता रे या बारा हालता बारा हाथ, अड़वारा मुड़कता उनियारा चौबारे उभा वेग्या। पंचायत घर में आवता रे या नित्तू गए नुआ फरमान, लोग भगत सुनन का कान बेग्या। ये बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता है, बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ता है, लोग चुप हो जाते हैं और फिर दूसरी तरह से ऑपरेट करते हैं। आपको पता भी लगने देते कि वो आपका विरोध भी कर रहे हैं। लोग भगत सुनन का कान बेग्या, सुनते रहे वो आप कितनी कितनी तरह से आपको दबाओगे, देख लेंगे, समय आने दो, हम आपको पलट के जवाब देंगे। ओ खाली हाथों रो अब को खेल, मां पहली बार खेलियो। ओ खाली हाथारो अब को खेल, मां पहली बार खेलियो, और देखता देखता बरसा सु जमियोड़ो बाजीगर, नागो और बगनो वेग्यो, यूं मारा हाथा में की नहीं हो, मारा हाथा में की नहीं हो। ये था, हम मत के जरिए, वोट के जरिए सत्ता बदलते हैं, उस पर ये कविता थी छोटी सी। और ऐसी एक कविता मैं आपको छोटी सुनाता हूं ताकि इसमें ज्यादा समय न लगे। पति पत्नी के बीच प्रेम होता है, लेकिन समय कैसे उनके सारे उस प्रेम को, उनकी जो कठिनाइयों को किस तरह से लील जाता है, और वो एक जमीन तलाश करने लगते हैं प्रेम की, जहां दोनों साथ मिलके खड़े हो सकें। उसी का एक शीर्षक है शोध लीवी पृथ्वी, यानी मैंने आखिर पृथ्वी को खोज लिया। थारा सपना में ओसर तो धारो धार, मैं तिरसाई धरनी रो कालो मेघ वेतो, बावड़ तो मगरा सू थोती थड़िया रे मंझार, थारी जागती इंछा वा सपना सार तो, अबे तो लीरा लीर भेगी मारी होंस, अबे तो लीरा लीर भेगी मारी होंस, और मंगसी पड़ गई चवरी चढ़िए चुड़लेरी मजीद, पण हीचकता आफड़ता आपा आभे और पताड़ बीचे शोध लीवी पृथ्वी। इतना जद्दोजहद करते हुए, इतने कष्ट और तकलीफें सहन करते हुए, आखिर हमने जमीन तलाश कर ली कि यहाँ खड़े रह करके हम बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो वो है प्रेम की वास्तविकता, जहाँ आप सारे कष्टों से निकल करके आकर के और एक सच्चाई के धरातल पर पहुंचते हैं। कुछ हिंदी की कविताएं हैं, आपने दो का ही कहा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दो कविताएं ऐसी सुनो जिसमें आपको ठीक से मेरी बात समझ में आ जाए। एक कविता है, कहीं तो होंगे अभयारण्य। मतलब तकलीफें तो बहुत सी हैं और बहुत सारे परेशानियां भी हैं,
लेकिन कहीं तो इन परेशानियों से उबरने का अवसर भी होगा, मौका भी होगा, उसके लिए कोई गुंजाइश भी होगी। जब उलट पलट गई हो सारी कायनात, हवा के शोर में डूबी भयातुर चिड़ियों की चहकार, कौन जाने कितने पेड़ बच रहे होंगे, कितने परिंदे रहे होंगे सलामत, कितनी झाड़ियां, प्रजातियां कौन कौन सी शेष रह गई होंगी इस अशांत बियाबान में। सूक्ष्म जीव जंतुओं की नियति को यदि छोड़ भी दिया जाए उन्हीं के हाल पर, तब भी अमीर संवारने को बहुत कुछ बच गए होंगे संभावित जीवन के अवशेष इस तूफान में। इस सामने दिखते घायल बरगद की छांव में कितने शरणागतों को मिला होगा आसरा, जिसे पुरखों ने बड़े चाव से उगाया था बस्ती के बीचों बीच। ऐसे न जाने कितने और दरख्त उखड़ कर बह गए होंगे समय के टूटते प्रवाह में। परिंदे नहीं जानते कि समय कैसा बर्ताव करेगा उनके साथ। परिंदे नहीं जानते कि समय कैसा बर्ताव करेगा उनके साथ जब सारे हलके में कहर मचा होगा। परिंदे नहीं जानते कि समय कैसा बर्ताव करेगा उनके साथ जब सारे हलके में कहर मचा होगा। वे उड़ते रहेंगे क्षितिज के आर पार, जहां हरे भरे खेत होंगे, लहलहाती फसलें होंगी, दूर तक होंगी, दूर दूर तक पसरी होगी हरियाली। बीच आंगन में जहां दूर दूर तक पसरी होगी हरियाली। अरे कहाँ गया भाई? कहीं, हाँ, जहां दूर दूर तक पसरी होगी हरियाली, कहीं तो होंगे अभयारण्य, दुर्लभ पक्षियों के समूह। अचानक उड़ जाने का अनचाहा एहसास इन रूखे सूखे दरख्तों की देह में। ऐसे ही आएंगी बहार, ऐसे ही गुजर जाएंगी समय की बेरहम दुश्वारियां। कहीं तो नहीं, बहुत होंगे अच्छी, अभयारण्य। बहुत, हाँ, बहुत अच्छी कविता है। और एक कविता है मेरी, पीढ़ियों का पानी। मैं जीवन की निरंतरता में विश्वास करता हूँ और ये हमारा भारतीय दर्शन है कि जीवन कभी नष्ट नहीं होता, या साइंस की भी यही सोच है कि पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलता है। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से ही जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। अपने आदिम रूप में मुझ तक आती असंख्य पीढ़ियों का पानी दौड़ रहा है मेरे ही आकार में। पृथ्वी की अतल गहराइयों में संचित लावे की तरह मुझ में सुरक्षित है पुरखों की आदिम ऊर्जा। पृथ्वी की अतल गहराइयों में संचित लावे की तरह मुझ में सुरक्षित है पुरखों की आदिम ऊर्जा। उसी में साधना है मुझे अपना राग। मेरे ही तो सहोदर हैं ये दरख्त ये वनस्पतियां। मेरे ही तो सहोदर हैं ये दरख्त ये वनस्पतियां। मेरी आंखों में तैरते हरियाली के बिंब, अनगिनत रंगों में खिलते फूलों के मौसम। अरबों अरबों प्रजातियां जीवधारियों की खोजती है मुझ में अपने होने की पहचान। इस सनातन सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़ा है मेरा रक्त संबंध। वाह, ये था वाह। पीढ़ियों का पानी। और इसी तरह की कविताएं कुछ और लिखी है। ज्यादातर कविताएं मेरी रेगिस्तान की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उसी लोकेल से आता हूँ। लेकिन वो सब ज्यादातर लंबी कविताएं हैं, इसलिए वो समय मांगती है, वो फिर नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अभी अभी बातचीत का जो हमारा जो मंच है वो एक दूसरा भी अपनी श्रृंखला शुरू करेगा, उसमें एकल पाठ मैं आयोजित करने वाला हूँ कई लोगों के। जी तो जी। उसमें आपको फिर बुलाएंगे। आप एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा कि जी। ये जो आपने बताया था चेखव के, उस पर आपने एक, सॉरी, चेखव की कामू का जो कामू कामों का का, नॉवेल है हाँ। हाँ, तो उसमें मतलब उस पर क्या, मतलब आपने उसको किस तरह से रेखांकित करने की कोशिश की है? कामू ने एक्चुअली, कामू सार्त्र ये अस्तित्ववाद के दौर में बहुत प्रमुख लेखकों में रहे हैं। और हाँ, हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार की, द्वितीय विश्व युद्ध की जो जो मृत्यु के प्रति एक जो बोध, मृत्यु बोध जो जो पैदा हुआ, उसका हाँ, उसी का व्यक्त, मतलब चाहे वो उनका प्लेग है वो भी उसी तरह का नॉवेल है। ये जो आउटसाइडर ला स्ट्रेंजर, ये भी उसी तरह का नॉवेल है, छोटा सा नॉवेल है।
और एक जो द फॉल पतन है वो भी इसी तरह का नॉवेल है। ज्यादातर उनका इसी मृत्युबोध पर उनका काफी था। लेकिन इस मृत्युबोध में भी उन्होंने मनुष्य की ताकत को, इंसान की स्वतंत्रता को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। और ये जो समाज के या व्यवस्था के बनाए हुए जो नियम और टैबूज हैं, उनका एक अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सख्त विरोध है। एक मनुष्य की जो वैयक्तिक स्वतंत्रता है, उसमें इतना सत्ता या समाज जो है वो दखल क्यों देता है, मनुष्य को स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं जीने देता। और ऐसा मनुष्य एक मतलब आउटसाइडर की तरह पूरी जिंदगी निकाल देता है। अब उसकी माँ की मृत्यु हुई है और उस पर लोग भी इस तरह के मतलब आक्षेप लगा रहे हैं कि ये तो माँ की मृत्यु हुई है, अब तक तो इसने कभी केयर ही नहीं की, और अब आया है तो अभी जैसे उसका जो इंडिफरेंट रूप है, वो माँ के प्रति लगाव से आया है, वो माँ के प्रति कितना मान सम्मान रखता है, उसके प्रति माँ क्या है वो किसको बताएगा। वो खुद महसूस करता है, उससे लगाव महसूस करता है, लेकिन लोग चाहते हैं कि ये बताए कि वो माँ के प्रति बहुत ज्यादा। या जैसे उसने एक हत्या कर दी क्योंकि उसके ऊपर अटैक हुआ, उसके ऊपर किसी ने हमला किया, उसका कोई इरादा नहीं था उसने मारने का, लेकिन अगर वो नहीं मारता तो वो उसके हाथों मारा जाता। और बाद में जाकर के जब उस पर कोर्ट में मुकदमा चला, तो जब पूछा गया कि भाई ये तुमने किया, उसने कहा इट्स अ मैटर ऑफ चांस, मैं अगर नहीं मतलब मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार करके शायद वो या मेरी जगह खड़ा होता। बाद में जब उसको जेल में पादरी समझाने आया कि तुम्हें अपने अपराध का बोध होना चाहिए और अब तुम इस तरह से फील करो, उसने कहा कैसी बात करते हो, मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं, मैंने तो कोई अपराध की नियत से इस तरह का मैं तो एक सहज जीवन जी रहा था, आपने जीने नहीं दिया इसलिए अब यहाँ खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा आप कुछ अंतिम रूप से अपने लिए, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, स्वतंत्रता मिलती, आजादी मिल जाती तो जी लेता, नहीं वो देना चाहते तो मर जाऊं। इस तरह का ये लय, यानी जिसको मैंने इसका जब ट्रांसलेशन किया तो इसका नाम दिया था बैतियाण। हमारे यहाँ जो ये जो राहगीर होते हैं ना, उनको चलते हुए उसके बारे में कहते हैं कौन जावे हो, तो कोई बैतियाण है, मतलब कोई राह चलता आदमी है, ये कहाँ से आया है हमें नहीं मालूम, ये कहाँ जाएगा हमें नहीं मालूम। जितनी देर तक ये हमारे सामने दृश्य में है जा रहा है, तब तक हम इसे राहगीर के रूप में जानते हैं। तो हमारा आज के समय का मनुष्य यानी वो कैसा है, उसकी आइडेंटिटी तो हम ठीक से जान ही नहीं पाते। ये है अस्तित्ववाद की जो मूल धारणा थी ना, कि आप व्यक्ति को उसकी भीतर की उसकी शक्तियों के साथ पहचाने, मनुष्य के रूप में उसे पहचाने, तब आप एक मनुष्य के अस्तित्व को सम्मान देंगे, देना चाहिए। हाँ, तो कामों ने तो खैर व्यवस्था पर भी काफी चोट किया है, उन्होंने धर्म पर भी काफी चोट किया है। और हाँ, जो आपने बहुत अच्छी बात बताई हाँ कि वो वो चाहिए। जीने की जो इंसान की लालसा होती है, उसका जो मतलब जो जीना चाहता है किसी भी हाल में, वो मृत्यु को पराजित करना चाहता है, ये कामों में तो खासियत रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नंद भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना समय दिया, क्योंकि बातें इतनी अच्छी हो रही थी और मेरा तो मन कर रहा था कि थोड़ा और लंबा चले बातचीत, फिर लेकिन समय की कुछ सीमाएं होती हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार जी।